In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent, Assalamualaikum, my YouTube fellows. How are you all? I hope that you are all doing well. Welcome to my YouTube channel, Learn Science and Technology with Scientist Girl. Today we are going to continue that topic which we just ended in the last video, biology and the service of mankind. So let's continue this topic. Today the contents of our lecture are the preventive measures of different diseases, vaccination and immunization, gene therapy, and integrated disease management. So let's start with the disease control strategies or remedies. There has been fantastic progress in the area of health and disease control. Three prolonged action. सॉरी यहाँ पे मिस्टेक्स है, prolong हम इसको ठीक कर लेते हैं. The prolonged action are usually taken against the various diseases. कौन कौन सी actions हैं ये? प्रिवेंटिव measures हैं, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन है, ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी है. अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं इन तीनों को. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्रिवेंटिव मेजर्स. तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं? मतलब कि किसी भी डिजीज को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, किसी भी डिजीज को कॉज होने से हम किस तरह से रोक सकते हैं. तो बायोलॉजिकल साइंसेस में एडवांसमेंट जिस जिस तरह से हो रही है, इसका बेनिफिट हमें ये है कि हमें पता चल जाता है कि कोई भी डिजीज जो है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, मतलब कि वो बैक्टीरियल है या वायरल है. और इसके अलावा हमें ये पता चल जाता है कि उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब कि वो हमारी बॉडी में एंटर किस तरह से होते हैं. ब्लड के थ्रू होते हैं, स्लाइवा के थ्रू होते हैं, या कोई किसी और पाथ के थ्रू होते हैं. तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये बहुत 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 ज़्यादा मैटर करता है किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने में. तो डॉक्टर से जो है वो सजेस्ट कर देते हैं कि किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो हमें इख्तियार करने चाहिए, बल्कि पब्लिक अवेयरनेस जो लोग देते हैं वो भी बता देते हैं कि कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर जो हैं वो हमें इख्तियार करनी चाहिए किसी भी डिजीज से बचने के लिए. तो स्पेशली जो बहुत ज़्यादा कंटेगियस डिजीज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं, तो उनको ख़ास तौर पे उनसे बचने के लिए हम कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो अडेप्ट कर सकते हैं. तो लाइक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है एड्स की. एड्स इज ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़. इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट, कोई क्योर नहीं है एड्स का. इसको हम एड्स जो है ये इसको हम डिटेल में अगर हम इसका नेम जो है वो लेते हैं, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब ये है कि इसमें इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो इंसान को घेर लेती हैं. उसका इम्यून सिस्टम इस कदर वीक हो जाता है कि वो किसी भी डिजीज के अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी फाइट नहीं कर सकती. तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है जिसके ज़रिए ये डिजीज़ होती है वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. जिसके ये वायरल डिजीज़ है, वायरस के थ्रू स्प्रेड होती है. और ये जो वायरस है ये स्प्रेड होता है थ्रू फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट, हैविंग द सेक्स विद more than one person, two and multiple with the multiple persons, and to the blood transfusion. ब्लड ट्रांसफ्यूज अगर हो जाए किसी पेशेंट का, अगर ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज हो जाए एक नॉर्मल पर्सन में, तो फिर भी ये बीमारी जो है ये लग सकती है. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स हैं. किसी भी तरह से हो सकता है. किसी की सरिंज जो है वो अगर वो पहले यूज़ हुई थी है उसको रीयूज़ करने से जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो सकता है. या फिर अगर कोई ब्लेड वगैरह है किसी किसी ने यूज़ किया हुआ, किसी पेशेंट ने, एड्स के पेशेंट ने, और अगर वो ब्लड हमें गलती से भी वो ब्लेड जो है वो हमें लग जाता है, तो ये वायरस जो है हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है उस कट के थ्रू. बस एक दफ़ा कांटेक्ट होने की देर है हमारे ब्लड के साथ पेशेंट के ब्लड की. ये वायरस जो है बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है और बहुत जल्दी जो है ये बीमारी घेर लेती है इंसान को. यहाँ लिखा भी हुआ है और बाय यूजिंग द कंटेमिनेटेड सिरिंजेस एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. तो इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली जो सर्जन वगैरह हैं
वो इंस्ट्रूमेंट्स को रीयूज नहीं करते। बहुत कम मतलब है कि माइनॉरिटी ऐसी होगी जो कि इतनी केयरलेस होगी कि वो एक इंस्ट्रूमेंट को दोबारा से यूज कर दें। नहीं तो फेंक दिए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स एक दफ़ा यूज़ करके, या फिर जो महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्टेरिलाइज किया जाता है प्रॉपर नेक्स्ट ऑपरेट करने के लिए। और इस तरह के पेशेंट से के जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एड्स के अगर पेशेंट के लिए अगर कोई यूज किया इस तरह का इंस्ट्रूमेंट, तो उसको डिस्कार्ड कर देना ही बेहतर होता है। Therefore, doctors advise us to take the precaution on these fronts so that we can't get disease. तब जब हमें पता चल जाता है कि एक वायरस या बैक्टीरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो इससे आसानी हो जाती है कि हम उस डिजीज से बच सकें प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार करके। नेक्स्ट एग्जांपल है हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस जो है ये भी ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ही फैलता है, इधर दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सलाइवा के थ्रू भी फैलता है, और मतलब ये कंटेमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज करने से भी ये जो स्प्रेड होता है। एच वायरस के थ्रू ही फैलता है। एच वायरस मीन हेपेटाइटिस वायरस। तो ये एच वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है हेपेटाइटिस, और इस केस में भी डॉक्टर्स जो हैं वो एडवाइस करती हैं कि advises to be careful and avoid the point of contact with the patients. सो दी नेक्स्ट स्टेप इज दी वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। अब इस तरह की बहुत सी डिजीजेज हैं जिनकी वैक्सीनेशन की जाती है ताकि फ्यूचर में हमें वो डिजीज होने के चांसेस जो हैं वो कम हो। वैक्सीनेशन में एक्चुअली होती क्या है ये, अगर मैं आपको जनरल बताऊं, तो वैक्सीनेशन जो होती है ये वही बैक्टीरिया या वही वायरस होता है जो कि डिजीज कॉज कर रहा होता है, लेकिन बहुत वीक क्वांटिटी में ये होता है, या फिर मोस्टली ये डेड भी होता है। तो वैक्सीनेशन करने जब एक वैक्सीनेशन इंजेक्शन के थ्रू जो इंजेक्शन है वो बॉडी में एंटर किया जाता है, उसमें बैक्टीरिया और वायरसेस वही वाले होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन डेड होते हैं। तो हमारी बॉडी जो होती है वो उनको रिकॉग्नाइज कर लेती है। जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी जो है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसको रिकॉग्नाइज करता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो बॉडी में एंटर हुआ है। तो जब कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर होता है, उसका इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिव होता है और वो उसको किल करने की कोशिश करता है। तो इस तरह वैक्सीनेशन का ये फायदा हो जाता है कि हमारी बॉडी में मेमोरी सेल जनरेट हो जाते हैं जो कि याद रखते हैं कि ये वाला जो वायरस है या जो बैक्टीरिया ये बॉडी में पहले भी एंटर हो चुका है। तो वैक्सीनेशन का ये फायदा होता है कि फ्यूचर में अगर वैक्सीनेशन में तो वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेड होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया चाहे वो वायरस है, लेकिन फ्यूचर में अगर हमारा कभी लाइव बैक्टीरिया या लाइव वायरस के साथ हमारा कांटेक्ट होता भी है, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज उसको करने में आसानी होती है, और वो उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकती है। हमारी बॉडी पहले से, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो स्ट्रांग हुआ होता है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के थ्रू, तो वो उसको फाइट करने में आसानी होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है मैनी डिजीजेस सच एज पोलियो, whooping cough, मीजल, मम्स कैन इजीली बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन और शॉट। इन सब डिजीजेस की वैक्सीनेशन जो है वो जनरेट हो चुकी हैं, और सक्सेसफुली जो है ये वैक्सीनेशन लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है, इम्यूनाइज किया जाता है। तो वैक्सीनेशन जो है वो जो सबसे पहले डिस्कवर की थी, एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले वैक्सीनेशन जो है वो 1796 में डिस्कवर की थी। इसने कॉपॉक्स कॉपॉक्स के एक पेशेंट था, उसके पास से लेके उनसे इसने वैक्सीनेशन जो थी वो जनरेट की थी। वैका जो है लैटिन वर्ड है, इसका मीन है काउ, तो इसलिए तब से इसका नाम जो है, इस सिस्टम का नाम रख दिया गया वैक्सीनेशन ऑन द नेम ऑफ वैका। वैका मीन काउ। तो ये वैक्सीनेशन का प्रोसीजर मैं यहाँ पे लगाया है ताकि आप सबको वैसे तो पता ही होगा कि इंजेक्शन के थ्रू जो है ये वैक्सीनेशन जो की जाती है। उसके बाद सिंस देन इनोकुलेशन और वैक्सीनेशन इज कैरीड आउट टू मेक द पीपल इम्यून फ्रॉम वायरल और बैक्टीरियल एपिडेमिक्स। फॉर सम डिजीजेज द इंडिविजुअल्स आर वैक्सीनेटेड इन देयर अर्ली लाइफ टू मेक देम इम्यून टू दोज डिजीजेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें, तो चिल्ड्रन को
अर्ली एज में पोलियो की वैक्सीन जो है वो लगा दी जाती है ताकि फ्यूचर में जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएं कि वो पोलियो डेवलप करें, या फिर बिल्कुल ही चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं एक चाइल्ड के पोलियो को डेवलप करने के। तो ये इसका वैक्सीनेशन का ये फ़ायदा होता है कि मेमोरी सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो फ्यूचर में हमें प्रोटेक्ट करते हैं उस डिजीज़ के अगेंस्ट। It is claimed that the smallpox has been totally eliminated from the world by using this method. Scientists are making continuous efforts to develop the vaccine against the other diseases, other life-threatening diseases like AIDS. Even vaccine against AIDS is being administered in human on experimental basis. एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि एड्स के अगेंस्ट भी जो वैक्सीनेशन है वो डिस्कवर हो जाए, लेकिन स्टिल ऐसा कोई चांस नहीं है या ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है कि एड्स के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन जो डिस्कवर हुई हो। जस्ट एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ह्यूमन ट्रायल्स जो हैं वो इसके चल रहे हैं। ह्यूमंस को वैक्सीनेशन लगा के देखी जाती है, लेकिन इसकी कोई फिलहाल सक्सेस स्टोरी नहीं है। होप सो इन फ्यूचर इस डिजीज के अगेंस्ट भी वैक्सीनेशन जो है वो डिस्कवर हो जाए। दी थर्ड वन इज द ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरापी। अब ड्रग ट्रीटमेंट में ड्रग्स बहुत सी आ जाती हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स जो हम कॉमन कोल्ड या कॉमन फीवर, कॉमन कोल्ड वगैरह जो होता है उसमें जो हम मेडिसिन वगैरह एडमिनिस्टर करते हैं उनको कहते हैं एंटीबायोटिक्स, जो कि नॉर्मल जो बैक्टीरिया जो है उसके अगेंस्ट वो यूज होती हैं। और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो तब तक इफेक्टिव होती हैं जब तक बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ना डेवलप कर लें। जब बैक्टीरिया जो है वो एक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है तो फिर उस एंटीबायोटिक का कोई फायदा नहीं होता। मे बी आपने सुना हो या ना सुना हो, फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक, थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स। तो डिफरेंट कंट्रीज में, बल्कि बहुत सी कंट्रीज में थर्ड जनरेशन जो है वो एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज की जा रही हैं कॉमन कोल्ड के लिए। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। हमने एंटीबायोटिक्स ले लेके हमें इतनी बुरी आदत है कि हम कॉमन कोल्ड में भी एंटीबायोटिक लेनी शुरू कर देते हैं। हल्की सी खांसी हो, जुकाम हो, हम एंटीबायोटिक्स लेनी शुरू कर देते हैं। हम अपने इम्यून सिस्टम को ये मौका ही नहीं देते कि वो पावरफुल हो, या उसको मौका ही नहीं देते डिजीज के साथ फाइट करने का। हम साथ ही एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे बैक्टीरिया जो हैं वो रेजिस्टेंट हो रहे हैं, बल्कि रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड डेवलप हो चुकी है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। तो फर्स्ट जनरेशन के एंटीबायोटिक्स का तो आई थिंक किसी पर कोई भी असर नहीं होता होगा। थर्ड जनरेशन की जो एंटीबायोटिक्स है हैवी हैवी डोज की, वो यूज़ की जा रही हैं वर्ल्ड वाइड, वो भी सिर्फ कॉमन कोल्ड के लिए। तो जो ज़्यादा जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज हैं उनके ऊपर तो फिर बिल्कुल भी इनका एंटीबायोटिक्स वगैरह का बिल्कुल भी असर नहीं होता, कोई उनका फायदा नहीं होता खाने का। फिर वो और ज्यादा हैवी डोज एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज की जा रही है। तो इस तरह से बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप होती जा रही है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो जीन थेरापी। मैं आपको जीन थेरापी का भी बता दूं। जीन थेरापी में ये होता है कि जो डिफेक्टेड जीन होती है, मतलब अगर कोई जीन है उसमें कोई म्यूटेशन है या फिर वो जीन जो है वो डिफेक्ट है, तो उसमें ऐसा होता है कि उस जीन को बॉडी से बाहर निकाल के रिपेयर करके दोबारा से बॉडी में बोन मैरो के थ्रू एंटर किया जाता है, और वो फिर जो उसके जीन से फिर जो प्रोटीन बनती है वो बिल्कुल ठीक नॉर्मल प्रोटीन डेवलप होती है। वरना अगर डिफेक्टिव जीन जो है उससे डिफेक्टिव प्रोटीन बनती है और फिर आगे सारी का सारा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जीन थेरापी जो है ये एक एडवांसमेंट है बायोलॉजी में। इसके थ्रू जो जीन्स हैं उनको रिपेयर किया जाता है। कोई भी बहुत सी ऐसी डिजीजेज हैं बल्कि जो कि जीन्स के डिफेक्टिव होने की वजह से लगती हैं। ये क्रोमोसोमल एब्रेशंस और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, ये सब जो है ये जीन्स में डिफेक्ट होने की वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ी एडवांसमेंट है बायोलॉजी में जीन थेरापी। कि आप एक जीन है जो डिफेक्टिव जीन है उसको बॉडी से पहले आउटसाइड बॉडी ट्रीटमेंट होता है इसका, कि जीन को पहले रिपेयर किया जाए और फिर उसको दोबारा से बॉडी में एंटर किया जाए। या फिर इस तरह से होता है कि कैरियर या वेक्टर, वेक्टर और कैरियर, कैरियर कोई भी चीज़ों पे हो सकती है, मोस्टली जो होते हैं वो वायरस जो होते हैं वो कैरियर्स के तौर पे यूज होते हैं।
मैं आपको एग्जांपल आगे इसकी समझाती हूँ। पहले हम कीमो रेडियोथेरेपी को देख लें। ये पहले इसकी एग्जांपल जीन थेरेपी, ये देखें। जीन थेरेपी ये वेक्टर के थ्रू, मतलब इन्होंने यूज किया है वायरस को, ऐसे वेक्टर इन्होंने यूज किया। तो यहाँ पे दिखाया हुआ वायरल डीएनए, अगर आप ऊपर देखें तो वायरल डीएनए है, न्यू जीन है, और फिर एंड पे फिर वायरल डीएनए है। मतलब उन्होंने वायरस के डीएनए को मॉडिफाई किया है, न्यू जीन उसके अंदर डाल दिया है, डिजायर्ड जीन जो कि हमें चाहिए कि हम उसको बॉडी में एंटर करें, वो जीन इन्होंने वायरस के डीएनए में इनकोड कर दी। उसके बाद क्या किया, उस मॉडिफाइड डीएनए को वायरस वेक्टर के अंदर इंजेक्ट कर दिया। वेक्टर बाइंड टू सेल मेम्ब्रेन। अब जारी बात है, वो जो वेक्टर है वो सेल के अंदर एंटर होने के लिए मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, सेल के अंदर एंटर होगा। वेक्टर इज पैकेज्ड इन वेसिकल। वो वेक्टर जो है वो एक वेसिकल, एक थैली नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, वेसिकल बन जाता है, उसके अंदर वेक्टर पैक हो जाता है, और फिर उसको वेसिकल ब्रेक डाउन रिलीज दी वेक्टर। वेसिकल जो होता है वो ब्रेक होता है, वेक्टर रिलीज होता है वेसिकल के अंदर से, वेक्टर इंजेक्ट न्यू जीन इनटू द न्यूक्लियस। जब सेल के न्यूक्लियस में एंटर होता है तो वेक्टर जो होता है वो अपना, मतलब कि जो उसके अंदर जीन होती है वो इंजेक्ट कर देती है सेल के न्यूक्लियस में। सेल मेक प्रोटीन यूजिंग दिस जीन। अब जीन से प्रोटीन बनती है, तो सेल जो है उस जीन को यूज करते हुए प्रोटीन बनाता है। तो इस तरह से हमारी जो डिजायर्ड जीन होती है वो हम बॉडी में एंटर कर देते हैं वेक्टर के थ्रू। ये वायरल वेक्टर ही होते हैं मोस्टली, इसका कोई नुकसान नहीं होता। इसमें हम वायरस का जो जीन है वो बिल्कुल इनएक्टिवेट कर देते हैं, और इसको हम एक जस्ट ना कार्गो के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कि कार है उसके अंदर हमने एक चीज रख के ट्रांसफर करनी है। तो हम इसी तरह से अपनी जो डिजायर्ड जीन है वो ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। फिर से हम टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी मोस्टली जो है ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जा सकती हैं, जिनके ऊपर ड्रग्स जो हैं वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रही होती हैं जिनके ट्रीटमेंट में। तो कीमोथेरेपी नेम से पता चलता है केमिकल्स के थ्रू ये थेरेपी की जाती है। इसमें रेगुलर इंटरवल्स पे केमिकल्स जो हैं वो बॉडी में एंटर किए जाते हैं। Chemotherapy consists of administering certain anti-cancer chemical to patient at the regular interval. These chemical may kill both cancerous and normal cell. ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ना सिर्फ कैंसरस सेल बल्कि नॉर्मल सेल जो होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। एंड रेडियोथेरेपी नाम से पता चल रहा है, रेडियो वेव जो है, ये रेडियो वेव्स के थ्रू जो है ये थेरेपी की जाती है। रेडियोथेरेपी, द कैंसरस पार्ट इज एक्सपोज टू शॉर्ट वेव रेडिएशंस फ्रॉम द रेडियोएक्टिव मटेरियल रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल। तो इसमें ऐसा होता है कि सिर्फ जो कैंसरस पार्ट है बॉडी का, वो पार्ट जहाँ पे कैंसर है, चाहे वो कहीं पर भी है, वो लेग में है, वो आर्म में है, या वो बॉडी के किसी और पार्ट में है, तो सिर्फ उस पार्ट को हम रेडियो वेव्स के साथ एक्सपोज करते हैं। रेडियो वेव्स जो हैं वो सिर्फ उस पार्ट के ऊपर डाली जाती हैं एट द रेगुलर इंटरवल्स। मतलब उन्होंने इंटरवल सेट किए होते हैं कि हमने एक रेडियो थेरेपी आज करनी है, उसके 3 दिन बाद फिर करनी है, या हफ्ते बाद दोबारा से करनी है। इस तरह से रेगुलर इंटरवल पे रेडियो थेरेपी करते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है उनके थ्रू। तो फिर वो जो कैंसर होता है वो वेव्स के साथ ही वो खत्म हो जाता है। लेकिन इसका भी सेम साइड इफेक्ट है कि वो नॉर्मल सेल्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है, म्यूटेशंस भी जनरेट हो सकती हैं। ये रेडियोथेरेपी दिखाई हुई है, मतलब कि जो एक स्पेसिफिक पार्ट है उसके ऊपर सिर्फ जो है वो वेव्स, जो रेडियो वेव्स जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू डाली जा रही हैं। ये कीमोथेरेपी जिसमें पेशेंट को रेगुलर इंटरवल पे कीमो जो है वो उसकी की जाती है, केमिकल जो है वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। जीन थेरेपी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है, बाकी इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रिसेंटली न्यू टेक्निक हैव बीन डेवलप्ड टू रिपेयर द डिफेक्टिव जीन। This consists of isolate the normal gene, insert it into the host through bone marrow cell. This is called gene therapy.
वही बात जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि डिफेक्टिव जीन जो है उसको आइसोलेट किया जाता है बॉडी से में से, और फिर नॉर्मल जीन जो है, दिस कंसिस्ट ऑफ आइसोलेट द नॉर्मल जीन, इंसर्ट इट इनटू गोज थ्रू द बोन मैरो सेल। तो बोन मैरो सेल्स के थ्रू हम बॉडी में वापस एंटर कर देते हैं। दिस इज नोन एज जीन थेरेपी। नेक्स्ट इज द इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। सेम चीज जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी। combating disease utilizing all method as and when required and ensure a participation of community in this program is known as integrated disease management। मतलब इसमें पूरी कम्युनिटी होती है, डॉक्टर्स की भी हो सकती है, सर्जन्स की भी हो सकती है। एक किसी भी डिजीज को कॉम्बैट करने के लिए, उसे फाइट करने के लिए कोई भी अप्रोप्रिएट मेथड यूज करके, बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, उनमें से उस डिजीज के अगेंस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसको यूज करना, इट इज नोन एज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। दिस रिक्वायर अवेयरनेस ऑफ द कम्युनिटी अबाउट द सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स कॉज एंड इट्स रेमेडीज। इसमें अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस भी आ जाती है कि हम लोगों को बताएं कि डिफरेंट डिजीज से किस तरह से बचा जा सकता है या उनके कॉजेटिव एजेंट्स कौन से हैं, और इसके अलावा उसकी सिविलिटी बताएं कि लाइफ थ्रेटनिंग है या ये नॉर्मल डिजीज है, ये क्योर हो सकती है या नहीं हो सकती। ये सारी पब्लिक अवेयरनेस में आ जाती हैं बातें। दिस इज वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेंजरस डिजीज फ्रॉम द ह्यूमन सोसाइटी। ऑफ कोर्स अवेयरनेस जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिजीज से बचने के लिए। पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। जो नॉर्मल पीपल हैं उनको अवेयरनेस लाजमी देनी चाहिए डिजीज़ के अगेंस्ट, के डिफरेंट जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं उनसे किस तरह से बचा जा सकता है। लाइक इन कोविड 19, कोविड 19 में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा उन्होंने मतलब कि करनी शुरू कर दी थी, पब्लिक अवेयरनेस के हैंड वॉश करें और मास्क यूज़ करें, इसके अलावा सैनिटाइज़र यूज़ करें, और एक दूसरे के साथ फ्री कांटेक्ट जो है उससे अवॉइड करें। तो इस तरह से पब्लिकली जो कांटेक्ट होते हैं वो कम से कम करें। तो ये सारी बातें जो है ये पब्लिक अवेयरनेस में आती हैं कि पब्लिक को अवेयर करना किसी भी डिजीज की सीवियरिटी से। Okay, I am going to end my video lecture here. The next topic, the cloning and some other topic of the biology and human of service of mankind. We will discuss them in the next video lecture. If you like my video, press the like button and comment your queries and questions in the comment box and any suggestions. Subscribe to my YouTube channel so that you can get recent updates of the videos and share with others for the sake of knowledge. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अगर आप नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो लेक्चर्स के जो लिंक्स वगैरह हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनकी आप वहाँ से वीडियोस जो हैं वो आप निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और हंसते मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह वी विल मेट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।